हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 10। यहाँ पर हम लोग अब आज जो चैप्टर एग्रीकल्चर था, चैप्टर 4, उसमें नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है ना। इसको अनदर वर्ड में तुम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर भी तुम देख सकते हो। तो देखो, टॉपिक से ही क्लियर है कि इसमें प्रौद्योगिकी और जो हमारे संस्थागत सुधारों की बात कर रहा है या उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में चर्चा कर रहा है। तो जनरली इसमें ऑलरेडी मेंशन दैट कि इट वाज मेंशन इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर 1000 of years। हज़ारों वर्ष का रहा, लाखों वर्ष का हो, हज़ारों वर्ष का क्या है, मोर देन 1000 है ना। प्रिमिटिवली देखा जाए तो न्यूलिथिक एज के इरा से ही ये सब चीज़ें हमारी हो रही, तो लाखों वर्ष पुरानी तुम्हारी हो जाएगी एक तरीके का। तो इसमें दे रहा है कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तनों के आधार में लगातार भूमि संसाधनों का प्रयोग से कृषि में बाधा पहुंच रही है कि सस्टेन यूजेज ऑफ द लैंड विदाउट compatible techno institutional changes have hindered the pace of the agricultural development, and in spite of the development of the sources of irrigation, most of the farmers in a large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility है ना, in order to carry on their agriculture। इसमें स्पष्ट तौर पर ये दे रहा है कि संस्थागत सुधारों के अभाव में भूमि संसाधन जो है उसका उपयोग कृषि को विकास में काफ़ी बाधा पहुंचाता है, तथा इसकी जो स्पीड है डेवलपमेंट का काफ़ी स्लो है। जिसमें दे रहा है कि सिंचाई के साधनों का विकास होने के बाद भी देश के बहुत बड़े हिस्सों पर आज भी किसान जो है वर्षा आधारित खेती पर आश्रित हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो हमारा मैन्युअर जिसको कहते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी हमारी होती है, उससे उनको काम करना पड़ता है। ये तो मैंने भी देखा है। हम लोग तो बिहार में रहते हैं, और बिहार में तुम देखोगे भी कि जब कभी भी ये सीज़न आता है हमारा कल्टीवेशन का, उस समय इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की एक बहुत बड़ी किल्लत होने लगती है, कालाबाजारी होने लगती है, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होने लगता है, जिसको कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप उसमें करना पड़ता है कि ताकि खाद जो है समय पर किसानों को मिल पाए। तो ये तो बिहार के मेन स्ट्रीम में ऐसा देखने को मिलता है। यदि तुम रिमोट एरियाज ऑफ कंट्री चले जाओ, किसी भी देश के कोने में जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का अभाव हो, तो वहाँ स्वाभाविक है कि किसानों को ऐसे हमारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके अलावा एक और अलग समस्या है हमारी, जिसमें दे रहा है सबसे पहले कि जनसंख्या का विस्फोट है ना। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ हिज पॉपुलेशन एंड नीड्स सम सीरियस टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसमें दे रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण है ना, एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। जैसे कि मैंने तुमको बहुत पहले भी बताया था कि आज़ादी के समय में देश का क्षेत्रफल जो था वो दिनों दिन किसी न किसी कारणों से कम हुआ, चाहे पाकिस्तान का विभाजन हमारा हुआ, इवन बांग्लादेश का विभाजन हुआ, ऑक्युपाइड कश्मीर का जो मैटर है, 3 तरफ से हमारे समुद्र का प्रभाव, उस पर दबाव है, एक तरफ हिमालयन जो है रीजन वो खिसक रहा है भारत की तरफ में। इसके अलावा जो लैंड पॉल्यूशन एंड लैंड मिनिमाइजेशन फैक्टर है हमारा, तो एक ये भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो ऐसे तमाम समस्याएं हमारी है जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है इंडियन एग्रीकल्चरल फॉर्म्स के सामने, कि आज के वर्तमान समय में 150 करोड़ लोगों के पेटों को कैसे भरा जाए। तो इसमें दे रहा है कि लगभग 60% है ना ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो है आजीविका के लिए कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है, और इसलिए कुछ गंभीर तकनीक और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। ये स्वाभाविक होना भी चाहिए,
जब हम पूरे देश के इतने बड़े मास पॉपुलेशन का पेट भरना है हमें और कहीं ना कहीं दिनों दिन लैंड मिनिमाइजेशन फैक्टर्स को हम लोग फेस करते चले जा रहे हैं। लैंड मिनिमाइजेशन में लैंड पॉल्यूशन भी तुम कर सकते हो, लैंड डिग्रेडेशंस भी उसमें शामिल है हमारा। इसके बाद में कंक्रीटाइजेशन ऑफ द लैंड, रोड बन रहे हैं। इसके अलावा तुम्हारे रेसिडेंसीज डेवलप हो रही है, जंगलों को पेड़ों को कटाई हो रही है। कल्टिवेशनल फील्ड में बड़े बड़े ये इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी एस्टेबल हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं जो भूमि निम्नीकरण की एक समस्या है हमारे देश के सामने में। और जब भूमि निम्नीकृत हो जाएगी, जब उसकी उर्वरा शक्ति हमारी समाप्त हो जाएगी, या इवन सॉइल इरोजन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यदि हम संस्थागत सुधार नहीं करेंगे, यदि हम प्रौद्योगिकी का उसमें प्रयोग नहीं करेंगे, संस्थागत सुधार, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे, तब तक हम कहीं न कहीं इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट हम नहीं भर सकते हैं और कहीं न कहीं एक खाद्य संकट की जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो तुम तमाम प्रकार की गतिविधियां जो लाइफ सस्टेनिंग के लिए रिक्वायरमेंट हमारी होती है, सब लोग कहीं ना कहीं फूड की तरफ ही बढ़ते हैं। एटलीस्ट 2-3 टाइम 4 टाइम का जो भी खाना पीना है, अगर वो सिक्योर नहीं हो पाएगा हमारा, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्राइसिस की स्थिति हमारी पैदा हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये लगभग जैसा कि ऐसे तो देश की आज़ादी के समय में 70% आबादी गाँव में रहती थी और उनका आजीविका का मुख्य साधन हमारा कृषि ही हुआ करता था। जो वर्तमान दौर में ये करेंट डाटा है तुम्हारा 60% का, 65 to 60% लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे एग्रीकल्चर पर अपनी आजीविका के लिए हमारे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इतने सारे लोगों के जो रोज़गार देने वाला है, हालांकि रोज़गार तो श्योर नहीं कहा जा सकता है इसमें, चूँकि छुपी हुई बेरोज़गारी जिसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये भी इसमें देखने को हमको मिलता है। लेकिन लाचारी बेबसी है और कोई कर भी क्या सकता है। अब रोज़गार मिले ना मिले, काम तो उसी में लोगों को करना है। जब तक चूँकि स्किल नहीं होगा, एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट हमारी नहीं होगी, तो ये सब कॉमन समस्याएं हमारी देखने को मिलती है। देश के स्वतंत्रता के बाद में संस्थागत सुधार करने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ों का प्रयास किया गया था, जिसमें ये चकबंदी का जो कानून था हमारा, है ना, कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग, कल्टीवेशन, कलेक्टिवाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं। ये याद करो, स्टालिन का भी एक दौर था रशिया वगैरह में, ये वहीं से आया था हमारा। भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को ना एक जगह इकट्ठा करके ना कलेक्टिवली उसका इकट्ठे एक व्यवस्था कर देना, है ना, कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग्स। छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े को एक जगह इकट्ठा करके चक में डेवलप कर देना, जिसको चकबंदी कहते हैं हम लोग। इसके बाद में सहकारी समितियों का गठन करना, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी होगी, जहाँ पर छोटे मोटे किसानों को लोन प्रदान किया जा सकता है। जैसे वर्तमान में तुम पैक्स वगैरह को भी देख सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट में ही बहुत सारी सहकारी समितियाँ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी है, जो कहीं ना कहीं किसानों को ऋण देती है और उसके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद में जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, है ना, इसकी प्रायोरिटी जो दिया गया था। लैंड रिफॉर्म्स, है ना, मेन फोकस फॉर द 5 ईयर प्लान। और जो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था हमारा, वो भूमि सुधार ही था, जिस पर पुश्तैनी अधिकारों के कारण टुकड़े में बटी जा रही ज़मीनों को चकबंदी करना अनिवार्य हो गया था। एक छोटे छोटे टुकड़े को ना एक जगह इकट्ठा करके, उससे होता क्या है कि एग्रीकल्चरल वर्क करने में सुविधा होती, कल्टिवेशनल वर्क करने में सुविधा होती है ना। तो इसमें नेक्स्ट दे रहा है कि द लॉज ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स वेर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग ऑफ द लकवान। इसमें तरह भूमि सुधार कानून तो बनाया गया, लेकिन इसको लागू करने में काफ़ी ढिलाई बरती गई। 1960 और 70 के आसपास में भारत की सरकार ने कई प्रकार के भूमि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, है ना, ऑपरेशन फ्लड। हरित क्रांति में दलहनी और गेहूं के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था 1966-67 में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, और अप्रत्याशित वृद्धि भी देखने को मिली थी।
श्वेत क्रांति जो है तुम्हारा दुग्ध क्रांति से जुड़ा हुआ हमारा है। जैसे कृषि सुधारों के लिए कुछ स्ट्रेटेजिकली एफर्ट किए गए थे, लेकिन इसका जो इसके कारण विकास के क्षेत्र जो है काफ़ी सीमित रह गए थे। बट 1980 और 1990 में बहुत बड़े व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रमोशन दिया गया और बहुत सारे ऐसे संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित, जिसमें बाढ़ हो गई, साइक्लोनिक इंसिडेंट हो गई, आग हो गई, बीमारी से फसलों के बीमा का प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समिति तथा बैंकों की स्थापना उसमें शामिल की गई है। जैसे कि ये फसल बीमा योजना तो एक बहुत ही अच्छी कारगर व्यवस्था है, क्योंकि देखो किसान के पास में छोटा बजट होता है ना, और उस छोटे बजट में किसान खेती करता है, लेकिन कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होती है जिसमें चक्रवात हो गया या फ्लड हो गया, उसमें फसल नुकसान हो जाता था। तो मान लो कि कोई व्यक्ति, किसान छोटा व्यक्ति है, उसके पास में कुछ छोटी जमा पूंजी है या कहीं से ऋण लेकर के वो खेती करता है, अगर उसका नुकसान होता है तो फिर अगर उसको एक कंपेंसेशन राशि नहीं उपलब्ध हो पाती है तो वो दिवालिया हो जाएगा, बैंकरप्ट हो सकता है, उसके साथ में खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी, उसके बच्चे बेघर हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई वंचित हो सकती है हमारी। तो इस प्रकार की मैनमेड या हमारे नेचुरल डिजास्टर से जो भी फसलों का नुकसान होता है उसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक वर्तमान में तुम्हारा चालू भी हुआ है कि यदि किसी कारणों से किसी किसान के फसलों का नुकसान हमारा हो जाता है तो वो अगर फसलों का बीमा करा लेता है तो उसे पूरी राशि मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसे एक आर्थिक सबल और मदद प्रदान हमारी होगी। इसके अलावा किसानों को कम दर पर ये लोन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें सरकार तो खुद भी हस्तक्षेप कर रही है, जो PACS के माध्यम से, जिसको पैक्स हम लोग कहते हैं। इसके अलावा और भी सारे ऐसे कोऑपरेटिव बैंक हैं जो कहीं ना कहीं किसानों को, या मध्य बिहार ग्रामीण बैंक का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, ये भी किसानों के लिए कार्य करता है। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसानों को कल्टीवेशनल वर्क करने के लिए प्रमोट करती है और ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट दे रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल अकाउंट इंश्योरेंस स्कीम, है ना, PIS और सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर। किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, है ना, PIES की शुरुआत की गई है। इसके अलावा दे रहा है कि जो ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आकाशवाणी हम लोग बात कहते हैं, या जो दूरदर्शन है ना, पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी, उससे रिलेटेड बुलेटिन तथा कृषि कार्यक्रमों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, जिसको MSP हम लोग कहते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, है ना, हाँ, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, है ना, न्यूनतम सहायता मूल्य महत्वपूर्ण फसलों की लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा करती है हमारी। तो इसमें देखो थोड़ा सा इसके ब्रीफिंग अनिवार्य है। इसमें दे रहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी का, तो ये जो एक व्यवस्था हमारी भारत सरकार की तरफ से ला रही है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में, जिसको ICAR कहते हैं हम लोग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये हर राज्य में एक ICAR का डेवलपमेंट की बात हमारी की गई है। तो वहाँ पर तमाम प्रकार के ऐसे फसल उत्पादन और उससे रिलेटेड क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह का, और इसका टाई अप हमारा कहीं ना कहीं मौसम विज्ञान केंद्र से, जो हर राज्य में होता है हमारा, उससे रिलेटेड होता है। और तमाम प्रकार के ऐसे कल्टीवेशनल वर्क से रिलेटेड जो भी विसंगतियाँ हमारी होती है, या बहुत सारे ऐसे जो असावधानियाँ या कुछ ऐसे मौसम पूर्वानुमानों की स्थिति की जानकारी हमारी होती है, ये ऑल इंडिया रेडियो
या टेलीविज़न के माध्यम से दूरदर्शन में पर तुम लोग भी देखते होगे, डीडी बिहार, हर एक राज्य का जो अपना दूरदर्शन चैनल होता है उस पर भी शाम के टाइम में ना कृषि दर्शन कार्यक्रम आता है। तो ऐसी व्यवस्था की जाती है कि किसानों को टाइम टू टाइम सीजनल जो भी कल्टीवेशनल वर्क और फसलों का उत्पादन हमारा होता है उससे रिलेटेड किसानों को जागरूकता फैलाई जाए। मौसम की पूर्वानुमान यानी कि प्रेडिक्शंस है ना, उसको प्रोवाइड किया जाए। और इसके अलावा उस पर बहुत सारे ऐसे किसानों से रिलेटेड कार्यक्रम हमारे होते हैं, जिसमें कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम भी होता है, कुछ ऐसे साइंटिफिकल अप्रोच साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, जो किसानों को उचित सलाह देते हैं कि किस प्रकार की खेती करनी चाहिए और अभी वर्तमान दौर में क्या स्थिति है क्लाइमेट का, कब कीटनाशकों का छिड़काव करना है, इसकी कब बुआई करनी है, कब कटाई करनी है, उसमें कितना पानी होना चाहिए, ऐसा। और इसके अलावा तुम देखोगे कि इस वर्तमान में जो पिछले दिनों की सरकार ने जो थी, इसने तो एक कृषि दर्शन के एक डीडी किसान चैनल ही लॉन्च किया है, एक प्रधानमंत्री मोदी ने, है ना, डीडी किसान चैनल, जो 24 घंटे किसान और खेती से रिलेटेड कार्यक्रम हमारे बताए जाते हैं। या एक 24 आवर्स, है ना, 7 दिन 24 घंटे एक तुम्हारा किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पर कोई भी किसान अगर किसी प्रकार की सहायता लेना चाहता है कोई भी चीज़ों से रिलेटेड, तो हाँ, तो इसमें किसान कॉल सेंटर है, जहाँ पर मान लो कि कोई भी किसान ऐसा है कभी भी मदद मांगना चाहता है, कोई भी सलाह परामर्श लेना चाहता है, तो वो किसान कॉल सेंटर पर फ़ोन करके, है ना, टोल फ्री है, वो पैसा भी उस पर नहीं तुमको लगता है, तुम परामर्श ले सकते हो। इसके अलावा जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो नया कृषि बिल है जिस पर आजकल बवाल मचा हुआ है देश में, तुम लोग देख भी रहे हो, पूरा देश जल रहा है, जिसमें जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, राहुल गांधी, बिहार में भी तेजस्वी और तेज प्रताप, तमाम प्रकार के ऐसे अपोजिशन पार्टियां जो है इसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध कर रही है, ट्रैक्टर और ट्रॉली वगैरह। या अभी पंजाब में तुम देखोगे सुखविंदर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल जो अकाली दल के हैं, उन लोगों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है दिल्ली में मोदी के खिलाफ में। और ये लोग तो देखो, इसमें मोदी लोगों का कहना है, मोदी सरकार का कहना है कि हमने मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को समाप्त नहीं किया है, बल्कि मैंने मार्केट के हवाले कर दिया है, जहाँ पर किसान जो है अपना फसलों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं, क्योंकि किसानों का जो मार्केट के ऊपर में छोड़ देना फसलों के लिए, तो इसमें होगा क्या कि बड़े उद्योगपति समूह जो लोग हैं ना, वो किसानों से औने पौने दाम पर निगोशिएट करेंगे उसकी फसलों की खरीदारी करने के लिए, और मार्केट में कंज्यूमिंग क्लास को ना महंगे दामों पर ही प्रोवाइड करना चालू कर सकते हैं। या इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ना अनाजों को फ्री कर दिया गया है, यानी कि नियंत्रण से। अब ऐसे किसान के फसलों का अगर नियंत्रण समाप्त कर दिया जाएगा तो देश में महंगाई की स्थिति भी पैदा हो जाएगी। याद करो, एक बार ऐसा हुआ था, प्याज की कीमत 100 रुपये किलो तक चली गई थी। तो मान लो कि गरीब आदमी दाल रोटी प्याज भी नहीं खाएगा तो मर जाएगा ना। तो किसान से प्याज लेता है लोग 10 रुपये किलो, और यही काला बाजारी और ज़्यादा ये एक्सपोर्ट कर देते हैं लोग। पता चलता है बाद में कि देश के अंदर में ही प्याज के या ऐसे खदानों के हमारी कमी हो जाती है, जो उसका दाम आसमान छूने लगता है। तो एक 60 से 70% आबादी तो देश की गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। तो ऐसे हालातों में सोचो कि वो कैसे गुजारा कर सकते हैं। तो सरकार का उद्देश्य तो है कि हम किसानों को समर्थन मूल्य समाप्त करके मार्केट ओपन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यवहारिक तौर पर देखा जाएगा तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली स्थिति हो जाएगी। और इसी कारण से वर्तमान में जो कृषि बिल है ना, इसका बहुत बड़े स्तर पर व्यापक विरोध हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये बातें हैं। वर्तमान में मैंने कृषि बिल का भी इसमें उल्लेख कर दिया। एक इसमें केस स्टडी दिए हुए तुम्हारा भूदान का और ग्राम दान का। ये विनोबा भावे के बारे में तुम लोगों ने जानते होंगे। महात्मा गांधी के अनुयायियों में से एक थे विनोबा भावे हमारे। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने एक सत्याग्रह में सबसे जो निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, उनको अपना अत्याधुनिक उत्तराधिकारी घोषित किया था।
विनोबा भावे को गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा में भी काफ़ी गहरी आस्था थी और गांधी जी की शहादत के बाद उन्होंने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश में पदयात्रा की थी। और एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के गांव है ना पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ जमीन के टुकड़े की मांग की थी। और विनोबा भावे ने इसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि वे एक सहकारी खेती करें और वे भारत सरकार से बात करके इसके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे। अचानक से उसमें दे रहा है कि श्री रामचंद्र रेड्डी है ना उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने का पेशकश कर दी, जिसे भूदान के नाम से जाना गया। और बाद में विनोबा भावे ने अनेक यात्राएं की और अपना विचार पूरे भारत में उन्होंने फैलाया। कुछ ज़मींदारों ने भी, जो उनके गांव के मालिक थे भूमिहीन, और पूरा गांव देने की पेशकश की थी। उसे ग्राम दान कहा गया। लेकिन कुछ ज़मींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा जो है दान कर दिया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान आंदोलन को है ना रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना गया था। अब देखो आज़ादी के दौर में जहाँ पर गांधी का हत्या हुआ, मर्डर हुआ, वहाँ पर जो उनके अध्यात्म और उनके जो ग्रामीण स्वविकास से जो जुड़े सिद्धांतों पर विनोबा भावे की सहमति जो थी हमारी, ये बहुत हद तक प्रभावित भी किया था। और उस समय पॉपुलेशन बहुत कम थी, जनसंख्या का दबाव जो था हमारा प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत कम था। तो ऐसे हालातों में जब भूदान आंदोलन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया तो उसमें कुछ उत्साही लोगों ने इसमें भाग लिया और ज़मीन के टुकड़े को दान किया और कहीं न कहीं गांव भी दान कर दिया। तो चूँकि विनोबा भावे के व्यक्तित्व में ऐसी कुछ खासियत थी जिसका असर लोगों के ऊपर में पड़ता था, तो एक अच्छी पहल थी। और कुछ तो ज़मींदार ऐसे थे जिनको सीलिंग में ज़मीन जाने का डर था। अब मान लो कि एक आदमी को 1000 एकड़ ज़मीन है, तो एक आदमी 1000 एकड़ चूँकि ज़मीन नहीं रख सकता था, तो उस ज़मीन को सील किया जा रहा था। तो सील से बचने के लिए उन्होंने अगल बगल के किसानों मजदूरों को उन्होंने कुछ ज़मीन का टुकड़ा दान कर दिया। अब अलग बात है कुछ निगोशिएबल तरीके से ही लोगों ने किया होगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना हुआ। लेकिन अब वर्तमान दौर में देखोगे देश की जनसंख्या का जो दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और भूदान जैसी स्थिति तो अब नहीं पैदा हो पाएगी। लेकिन हाँ, अब कम से कम उसको बसाने के लिए कुछ ज़मीन के टुकड़े 3 डिसमिल 2 डिसमिल सरकार प्रोमिस करती है कि मैं अनुसूचित जाति जनजाति समूह के या ऐसे भूमिहीन मजदूरों को है ना घर मकान बनाने के लिए 3 डिसमिल ज़मीन की व्यवस्था करने की बात हो रही है। तो वर्तमान समय में इस जो एनसीईआरटी के बुक के कंटेंट में जो बातें जिक्र की गई है उसके लिहाज से देखा जाए तो वर्तमान डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कलेक्टिवलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, सामूहिक तौर पर खेती किसानी की व्यवस्था को ना आगे बढ़ाना होगा, तकनीकी चीज़ों को उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, तब जा कर के हम इन चीज़ों को सुधार कर सकते हैं और कृषि हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। नेक्स्ट है ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो सबसे पहले देखो कि कृषि की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान और उसके रोजगार और उत्पादन के जो अवसर हमारे होते हैं, ये आज भी वर्तमान दौर में देखो कि तमाम संस्थागत और जो प्रौद्योगिकी सुधारों के बावजूद भी बहुत बड़े स्तर पर तुम देख सकते हो कि इसका कोई रिजल्टेंट दिखाई नहीं हमारा देता है। क्योंकि देश की 65% से अधिक आबादी है ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से खेती किसानी से जुड़ी हुई है और उनका जीडीपी में कोई रोल नहीं है। मतलब जीडीपी डेवलपमेंट में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में इनका सबसे कम पार्टिसिपेशन है, 10 से 12% के आसपास में हमारा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मतलब फॉल्ट है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और उसे पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग थे उनका आजीविका का जो और रहने का तरह सा स्टैंडर्ड जो है काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि पैसा ही नहीं, लोग तो क्या करेंगे। तो दे रहा है कि कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में लगातार घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, जिसकी चर्चा मैं कर भी रहा हूँ, है ना। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इन द मैटर ऑफ द सीरियस कंसर्न बिकॉज एनी decline and extension of the agriculture will lead to the decline in other aspects of the economy having wider implication of the society। दे रहा है कि गिरावट और प्रगति जो अवरोध पैदा हो रहा है अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे जो समाज के लिए बहुत बड़ा कहीं ना कहीं नुकसान है।
भारत सरकार ने इसी समस्या को दूर करने के लिए कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के भरसक प्रयास कर रही है। और भारतीय कृषि के सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मैंने चर्चा किया, ICAR, इसके अलावा तुम्हारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय, जैसे बिहार में पूसा कृषि विश्वविद्यालय है ना, वेटनरी सर्विस एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स। वेटनरी सर्विस में तुम्हारा हो गया, जैसे कि पशुधन जो होता है हमारा किसानों के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन माना जाता है। और पशुधन किसानों के लिए ही नहीं, किसान का तो जो भी गतिविधि है पूरे वर्ल्ड और पूरी शहरी सोसाइटी, कोई भी वंचित इससे नहीं रह सकता। आज तुम देखो कि पटना में कोई भी हो या दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता ऐसे महानगरों में, तो उनको अन्न कहाँ से आता है? गाँव से ही तो आता है। यदि उनकी दूध की रिक्वायरमेंट होती है तो पशुधन को भी ना बढ़ावा देना होगा। तो ऐसे जो पशुधन की व्यवस्था करने के लिए उसके वेटनरी यानी कि पशु चिकित्सकों की बहाली करना, टाइम टू टाइम पशुओं में होने वाली बीमारियों से लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना, सूचना प्रसारण मंत्रालय या कृषि मंत्रालय या जो भी पशुधन, एक तो मंत्रालय का गठन भी किया गया है वर्तमान में कृषि के अलावे पशुधन संसाधन विकसित करने के लिए, केंद्र में भी और राज्य में तो ऑलरेडी पहले से था ही हमारा। तो ये व्यवस्था जो है ये कहीं ना कहीं इसका प्रमोशन करती है। इसके अलावा तुम देखोगे कि इसमें पशु चिकित्सा के अलावा पशु प्रजनन केंद्र का, जिसमें एनिमल ब्रीडिंग का, इसमें होता क्या है कि कुछ ये हाइब्रिड क्वालिटी के ऐसे हमारे ब्रीडिंग कराई जाती है, जिसमें जैसे कि अगर गाय है तो उसमें जो उसकी जो ये फीमेल काउ जिसको कहते हैं हम लोग, बछिया जिसको होती है, वो मैक्सिमम हो, ताकि इसके अलावा हाइब्रिड क्वालिटी की जो गाय होती है वो ज़्यादा दूध देती हैं। तो जो दूध विकास करने की जो प्रक्रिया हमारी होती है, ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम पॉपुलेशन के पहुँच में लाने की बात होती है। चूँकि राष्ट्रीय मानक हमारा कहता है वर्तमान में कि 15 साल तक के बच्चों को ना कम से कम मिनिमम है ना तुम्हारे टेबल पर 250 ग्राम दूध मिलना चाहिए, 250 ml दूध अनिवार्य स्तर पर। लेकिन एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो या गरीबी के कारण कहो या दूध की कमी के कारण कहो, जो लोगों को नहीं नसीब हो पाता है किसी कारणों से। तो ये कहीं ना कहीं एक तो इकोनॉमिकली हमारा बैकवर्डनेस का एक फैक्टर है। उसके अलावा दूध की कमी के कारण मेल न्यूट्रिशन, जिसको कुपोषण हम लोग कहते हैं, तो आने वाले समय में बच्चों के ये मानसिक विकास पर भी एक बहुत बड़ी बाधा पैदा कर सकती है। और अगर खाद्य संसाधनों में और जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अगर कमी की जाएगी तो आने वाले समय में एक बड़ी पॉपुलेशन जो है ना बेमौत मारी जाएगी। तो इसके डेवलपमेंट करने के लिए हमारी व्यवस्था सरकार कर रही है। पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की जाती है, जहाँ पर हाइब्रिड नस्ल के तुम्हारे जो बुल होते हैं, सांड वगैरह होते हैं, उनके सीमन वगैरह को ना ये संचित करके पशुओं में उसकी ब्रीडिंग कराई जाती है, हाइब्रिड ब्रीडिंग कराई जाती है, ताकि अच्छे नस्ल के बच्चे पैदा हों, बच्चा जो भी पशु पैदा हो और वो दूध उत्पादन में भाग ले। इसके अलावा बागवानी कृषि, जिसको हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर में तो मैंने तुमको बताया ही। हॉर्टिकल्चर में डिफरेंट जो फूड आइटम्स हमारे होते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो खाने में तो तुम्हारा आइडियल देखा जाए तो प्रचुर मात्रा में हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल करनी चाहिए, फल फूल का पूरा पर्याप्त उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, मल्टीग्रेन्स शामिल कर सकते हैं, मिल्क शामिल कर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। हॉर्टिकल्चर पिछले दिन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके डेवलपमेंट करने के लिए भी सरकार बहुत सारे प्रोग्राम लेकर के आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र और मौसम पूर्वानुमानों की व्यवस्था में उसमें अनुसंधान और विकास को वरीयता दी जा रही है, उसमें रिसर्च कराई जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा त्वरित और सटीक जानकारी जो है ना किसानों को दी जा सके। ठीक है, ताकि उस फसलों को नुकसान को रोका जा सके, या क्लाइमेटिक चेंजेस जो हमारे हो रहे हैं उसके लिहाज से कल्टीवेशनल पैटर्न में भी हम चेंजिंग ला सके। एक ये टेबल बनाए हुए 4.1 को, ये शायद यहाँ पर होगा, देख सकते हो। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी पार्टिसिपेशन ये देख लीजिए, लास्ट में तुमको दिए हुए हैं। 1980-21 में तुम्हारा 5% के आसपास में था, 92 से 2001 के बीच में 6% था, और ये 2002 से 7 के बीच में मात्र 8%। तो सोचो कि इस देश की एक बड़ी पॉपुलेशन, मोर देन 50%, आधे से अधिक आबादी खेती में लगी हुई है,
और जो हमारे देश के राष्ट्रीय विकास की परिकथा है उसमें इनका पार्टिसिपेशन मात्र 10% है। तो इसके अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट या जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात मैं कर रहा हूँ, छुपी हुई बेरोजगारी का, ये इकोनॉमिक्स में तुम लोग पढ़ चुके हो क्लास 9 में भी, और तुम वर्तमान में भी देख सकते हो छुपी हुई बेरोजगारी। चूँकि रोजगार के अभाव में लोग केवल समय व्यतीत करते हैं, समय काटते हैं, उनका रोजगार संकट पैदा हमारा हो जाता है। तो इस टेबल से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो दे रहा है कि भारतीय किसान जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एक बड़ी चुनौती का सामना करना है, सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। दूसरी ओर हमारी सरकार जो है कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडियों तथा यांत्रिकरण में सार्वजनिक पूंजी के निवेश को लगातार कम करती जा रही है। ये लोग कृषि रोड मैप में ना बजट बढ़ाने की जगह पर कहीं ना कहीं बजट की कटौती कर रहे हैं। अब सोचो कि कोई छोटा मतलब या रिमोट गांव है, रिमोट गांव का मैंने तो देखा है पटना के मेन स्ट्रीम वाले गांव की स्थिति अच्छी नहीं है। अब किसान जो है फसलों का उत्पादन करता है और उसको मंडी तक पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ती है, या बिचौलिया मार्केट में उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो ये सब जो है ना कहीं प्रोडक्शंस को ना डिमोट करता है। और जब प्रोडक्शन डिमोट हो जाएगा ना, तो तुम सोचो कि बीमारी तो इतनी ऑलरेडी दिखाई दे रही है, खाद्य संसाधनों की कमी ऑलरेडी दिखाई दे रही है, रोड पर लोग बिलबिलाते घूमेंगे भूख से, ऐसा। तो इसमें सरकार की जो बजटीकरण जो है हमारे वो कम होने के कारण ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लैकनेस है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने की उत्पादन लागत बढ़ रही है। मैन्युअर वगैरह पर प्रमोट करना तो उतने लोगों को पेट नहीं भर सकता कोई। इसके अलावा कृषि उत्पादों पर आयात घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान जो है कृषि में पूंजी निवेश करने से कतरा रहे हैं। इसका कारण कृषि में सुधार, रोजगार घट रहे हैं। अब देखो इसमें ऑलरेडी है जो अच्छे खासे ज़मीन वाले व्यक्ति भी ना अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहरों में भेज देते हैं, और शहर में आकर के बच्चा कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नर बन जाता है बिहार का, या तुम्हारा मुख्यमंत्री बन गया। कितना गवर्नर और मुख्यमंत्री का पद खाली रहेगा, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएगा। बहुत छोटी छोटी नौकरी करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है, 15,000 20,000 रुपये की नौकरी करता है आदमी। देखे होगे तुम लोग, इस कृषि कार्यों में इतनी बड़ी दुर्दशा देश की हो चुकी है हमारी, इसका इतना निगेटिव इम्पैक्ट बन चुका है कि हर आदमी जो है ना कहता है कि मेरा बेटा जो है ना डीएम बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, टीचर बनेगा, लेकिन कोई नहीं कहता, किसान भी नहीं कहता कि मेरा बेटा किसान बनेगा। तो किसान की स्थिति इतनी खतरनाक है कि पूरे देश में आत्महत्या करना पड़ता है किसानों को। तुम लोग देखोगे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में जो कृषि समर्थन मूल्य की कमी होना, उसके फसलों का नुकसान होना, फसल बीमा के समय से राशि न मिल पाना, कोई अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उसको बैंक लोन नहीं देती है, वो बेचारा बैंकरप्ट हो जाता है। और कितने जगह पर तुम लोग देखो किसानों की आत्महत्या पूरे देश के अंदर में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। अब तुम सोचो कि जो पेट भरने वाला किसान है अगर आत्महत्या करने लगेगा, आत्महत्या खुद ही नहीं करता, पूरा परिवार ही हाईवे पर आ करके ना ट्रक और ट्रॉली के नीचे सो जाता है ना। ये लगातार अभी वर्तमान में तो तुम देख सकते हो कृषि बिल में जितना हंगामा देश के अंदर में बरपा हुआ है, जम के जो हंगामा चल रहा है, त्राही त्राही पूरी कर रही है जनता। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि किसान को लेकर के सरकार के पास में पॉलिसी स्पष्ट नहीं है ना। गरीबी या शिक्षा, बेरोजगारी, बेकारी के अलावा किसानों के गिरता हुआ हमारा आर्थिक जो विकास है, ये एक देश के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द हमारा बना हुआ है। तो इस वीडियो में जो भी मोटे तौर पर चीज़ों का जिक्र हम लोगों ने करने का प्रयास किया है, इसमें दो सेक्शन को मैंने शामिल किया है, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और दूसरा हमारा है कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, तो आप इसको देखें सुने, और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके बाबू, चलो।